नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को समझते हैं। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। और इसे ही प्रेरक या अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक या प्रेरक भी कहते हैं। जैसे अभिप्रेरणा और प्रेरक में खास अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है। पहले उसे समझ लीजिए। आपने कुछ कार्य किया, आपने कुछ कार्य किया, लेकिन उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रेरित तो किसी ने किया होगा। जैसे भूख है, अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे, तो जो भूख है वो प्रेरक है। भूख क्या है? प्रेरक। और प्रेरक की वजह से आपने क्या किया? कुछ कार्य किया, और कार्य को करना अभिप्रेरणा है, जिसके लिए हम बाध्य हो जाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम बाध्य हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है। लेकिन हम बाध्य किसकी वजह से हुए? प्रेरक की वजह से हुए। क्योंकि जब भूख लगी तब हमने क्या किया? खाना खाया, तो हम खाना खाने के लिए बाध्य हो गए। तो इसलिए आपको हमने क्या है कि प्रेरक समझाया। और अगर डेफिनेशन पूछी जाती है अभिप्रेरणा की या प्रेरक की, तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसे समझ लीजिए। वह युक्ति, वह युक्ति या फिर शक्ति या सक्रिया, कुछ भी लिख सकते हैं। वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति, वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने और न करने के लिए बाध्य होता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं, या अभिप्रेरक कहते हैं, या प्रेरक कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, खास अंतर नहीं होता है प्रेरक और अभिप्रेरणा में। और ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई है। बहुविकल्पी में ये डेफिनेशन पूछी गई और उसमें दिया था ये डेफिनेशन में कि वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो उसमें ऑप्शन थे स्मरण, विस्मृति, अभिप्रेरणा, अधिगम। तो क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो आप अभिप्रेरणा समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा एक सक्रिया है। अभिप्रेरणा एक सक्रिया है जो व्यक्ति को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है। जो क्या करती है? व्यक्ति को क्रिया के प्रति यानी कार्य करने के प्रति उत्तेजित करती है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है या एक आंतरिक शक्ति है, या फिर यह एक आंतरिक शक्ति है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद व्यक्ति सक्रिय हो जाता है। जिसके बाद क्या है? व्यक्ति सक्रिय हो जाता है। जैसे हमसे बहुत से छात्र पूछते हैं कि गणित हमें नहीं आता है, क्या हम पास हो जाएंगे? तो हम उन्हें क्या है? राह देते हैं या हम बताते हैं आप पास हो सकते हैं। आप सिलेबस कीजिए और बेसिक जो आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए, उन्हें रिवाइज कीजिए, उन्हें समझ समझ कर आप कीजिए, तो आप गणित में पास हो सकते हैं। तो वो क्या है? बच्चे क्या है? सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने अभिप्रेरणा को सही तरीके से समझा कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को करने या न करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बाध्य हो रहा है, ठीक है, किसी कार्य को करने या न करने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य हो रहा है, तो वह अभिप्रेरणा है। यानी कोई तो ऐसी युक्ति होगी या किसी व्यक्ति ने उसे समझाया है, तभी तो वह किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य है। या तो वह करेगा या फिर नहीं करेगा, तो वह क्या है? अभिप्रेरणा है। तो इस प्रकार आपने अभिप्रेरणा को सही तरीके से समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परिभाषाएं।
मॉर्गन और उनके साथियों के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा देखते हैं। अभिप्रेरणा एक प्रेरक और कर्षण बल है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक और कर्षण बल है जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। यह किसने बताया? मॉर्गन और उनके साथियों ने बताया। क्या बताया? अभिप्रेरणा एक प्रेरक और कर्षण बल है जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने क्या बताया है? मैकडूगल के अनुसार देखते हैं अभिप्रेरणा। मैकडूगल ने क्या बताया? अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार आपने मॉर्गन और मैकडूगल के अनुसार परिभाषा देखी। और आपको अगर लिखने को आए अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, या फिर अभिप्रेरक या प्रेरक का क्या अर्थ है, तो फिर आप लिख सकते हैं ये डेफिनेशन कि वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रेरकों का वर्गीकरण। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रेरकों का वर्गीकरण या प्रेरकों के प्रकार बताइए, तो आप ये लिखेंगे जो हम बता रहे हैं प्रेरकों के प्रकार में। अभिप्रेरणा के प्रकार हम अलग से बताएंगे, लेकिन ये प्रेरकों के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? प्रेरकों के, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रेरक कौन से होते हैं। और यहाँ पर समझते हैं मोसले ने प्रेरक दो प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो जन्मजात प्रेरक होते हैं, एक अर्जित प्रेरक होते हैं। और आपके पेपर में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। जन्मजात प्रेरक से 2-3 वर्ष आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों जन्मजात प्रेरक, वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, निंद्रा, विश्राम और जितने भी आपके संवेग होते हैं जैसे क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद, ये सभी संवेग किस में आते हैं? जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो आपके पेपर में पूछा गया था विकल्प में आपके पेपर में भूख, प्यास और निंद्रा दी थी और एक आपका प्रतिष्ठा दिया था। और ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो कौन सा नहीं था? प्रतिष्ठा। एक बार आपके पेपर में ये पूछा गया था 1 नंबर में, विकल्प में नहीं था, कि भूख, प्यास, निंद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा एक प्रेरक जन्मजात नहीं है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा मकसद यह रहता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए और आपको किस प्रकार लिखना है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक देखते हैं। अर्जित प्रेरक वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। जिन्हें जो व्यक्ति के जन्म से ही होते हैं वह जन्मजात, और जिन्हें अपने प्रयासों से प्राप्त करता है या अर्जित करता है उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। जैसे उपलब्धि है, सत्ता है, अनुमोदन है, प्रतिष्ठा है, ये सभी क्या हैं? अर्जित प्रेरक हैं जो व्यक्ति ने अपने प्रयासों से अर्जित किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रेरकों के उपनाम। प्रेरकों के उपनाम पूछे जा सकते हैं। आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, आवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक, ये सभी आपके प्रेरकों के उपनाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभिप्रेरणा के घटक। किसके घटक? अभिप्रेरणा के घटक। अभिप्रेरणा के मुख्यतः 4 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। यह आपके पेपर में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के घटक बताइए। तो उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। तो इस प्रकार आपने
अभिप्रेरणा को समझा। अभिप्रेरणा वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषा मॉर्गन और मैकडूगल के अनुसार बताई। यहाँ पर एक नोट है, उसे भी पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक, जो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं, मोटिवेशन को उत्पन्न करते हैं, तो वे कारक क्या कहलाते हैं? अभिप्रेरक या प्रेरक कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेरक कौन से होते हैं? जो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं। अगर किसी को भूख लग रही है तो वह खाना खाएगा, तो भूख लगना क्या है? प्रेरक है या अभिप्रेरक है। और खाना, उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, वह क्या है? अभिप्रेरणा है। तो खाना जो क्रिया है वह अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के प्रकार। ये क्या है? ये अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा, एक होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और नकारात्मक अभिप्रेरणा को कृत्रिम अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा, जब बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है, स्वयं की इच्छा से करता है या स्वयं से प्रेरित होकर करता है, उसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या था? जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है या स्वयं से प्रेरित होकर करता है, तो उसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे एक बालक इसलिए गणित के प्रश्न हल करता है कि उसे आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा, जब बालक किसी कार्य को दूसरे की इच्छा से करता है या दूसरे से प्रेरित होकर करता है, तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे देखते हैं, एक बालक इसलिए गणित के प्रश्न हल करता है कि उसे दंड न मिले, यानी उसे अध्यापक दंड न दे, इसलिए हल कर रहा है। तो दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करे तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो आपने अभिप्रेरणा के प्रकार देखे। अभिप्रेरणा के प्रकार दो थे, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक में स्वयं की इच्छा से कार्य करे, सकारात्मक यानी दूसरे की इच्छा से या दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करे, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का महत्व समझते हैं। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? यह सीखने में सहायक है। यह क्या है? यह सीखने में सहायता प्रदान करती है। यह लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। यह क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। क्योंकि आपका कोई लक्ष्य है, तो आपको यदि प्रेरित किया जाएगा या आपको अभिप्रेरणा दी जाएगी, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह रुचि में भी सहायक है। यह क्या है? रुचि में भी सहायक है। यह मानसिक विकास में भी सहायक है। यह बालक को सक्रिय बनाती है। यह अनुशासन में सहायक है। यह क्या है? बालक को सक्रिय बनाती है। तो इस प्रकार आपने अभिप्रेरणा का महत्व देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरित करने की विधियां या उपाय, या फिर हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा की विधियां। आपके पेपर में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से उपाय हैं या विधियां हैं। रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, प्रशंसा व पुरस्कार, सामूहिक कार्य, आवश्यकता का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान, खेल विधि का प्रयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, विभिन्न नवाचारों व उदाहरणों का प्रयोग, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में
सहभागिता, कक्षा का वातावरण, ये सब क्या हैं? अभिप्रेरित करने की विधियां या फिर अभिप्रेरणा की विधियां हैं। तो ये आपके पेपर में पूछी गई थी, तो आप लिख सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मांग सिद्धांत, या जिसे आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, प्रणोद न्यूनतम का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उपलब्धि का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत बताइए, तो आप ये सिद्धांत लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीखने सिखाने के संदर्भ, सीखने सिखाने के संदर्भ में, विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या बताना है? समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण या फिर अभिप्रेरणा, आपके पेपर में अभिप्रेरण भी लिख के आ सकता है या अभिप्रेरणा। ग्राम शिक्षा समिति का अभिप्रेरण, विद्यालय प्रबंधन समिति का अभिप्रेरण। अभिप्रेरण आपके सिलेबस में लिखा है, इसलिए हमने ये लिखा है। आपके पेपर में अभिप्रेरणा भी लिख के आ सकता है, तो आप परेशान ना हो। समझते हैं इसको। समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण बताइए। देखते हैं दोस्तों, समुदाय में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते हैं। समुदाय में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते हैं जो धन एवं मानव शक्ति से संपन्न होते हैं। उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। शिक्षा के महत्व तथा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार समुदाय के अन्य सक्रिय सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण किस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्राम शिक्षा समितियों का अभिप्रेरण। जो ग्राम शिक्षा समिति होती हैं उनका अभिप्रेरण। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण का दायित्व शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होता है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य की शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए, जिससे वह अभिप्रेरित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति का अभिप्रेरण। विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिप्रेरण का दायित्व शिक्षकों का होता है, अतः उनकी प्रशंसा तथा प्रोत्साहन करने से क्या होगा, अभिप्रेरण किया जा सकता है उन्हें। तो इस प्रकार आपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। ये आपका टॉपिक था अभिप्रेरणा से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान। ध्यान को इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं या फिर अवधान कहते हैं। तो आपके पेपर में अवधान से क्या आशय है यह पूछा गया है, और ध्यान से क्या तात्पर्य है यह भी पूछा गया है। तो हमारे कहने का मतलब यह रहता है कि आप पहचान लें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये भी हमारी कोशिश रहती है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, विभिन्न तथ्यों के बीच, यानी बहुत से तथ्य हैं, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना ध्यान कहलाता है। यानी बहुत से तथ्य हैं, उनमें से किसी एक तथ्य पर अपने जो दिमाग है, माइंड को एकाग्र करना क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए ध्यान से क्या तात्पर्य है, ध्यान की क्या अवधारणा है, ध्यान का अर्थ लिखिए, या अवधान से क्या तात्पर्य है, अवधान की अवधारणा लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करना
ध्यान कहलाता है। या फिर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान होता है। या फिर हम लिख सकते हैं किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को ध्यान या अवधान कहते हैं। ये क्या है, आपके पेपर में ये डेफिनेशन पूछी गई है विकल्प में कि किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रित चेतना को किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ध्यान या अवधान कहते हैं। तो इस प्रकार आपने ध्यान को समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परिभाषाएं। ध्यान की परिभाषाएं देखते हैं। डम्बिल ने दी है और रॉस ने दी हैं। और भी परिभाषाएं हैं, हम आपको 2 या 3 लिखाते हैं। आपको और भी याद करनी है तो अपनी बुक से कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों डम्बिल ने क्या बताया है। किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये किसने बताया, डम्बिल ने, कि किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट देखते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने क्या बताया, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। यह किसने बताया, रॉस ने बताया। तो इस प्रकार आपने ध्यान को समझा कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। और परिभाषाएं देखी। डम्बिल ने बताया किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। रॉस ने बताया अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं ध्यान के प्रकार। ध्यान के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान के अंतर्गत विचारित ध्यान और अविचारित ध्यान हैं, और अनैच्छिक ध्यान के अंतर्गत सहज ध्यान और बाध्य ध्यान हैं। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। ऐच्छिक ध्यान, अर्जित रुचियों पर आधारित ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। जो रुचियां अर्जित की जाती हैं उन पर जो आधारित होता है ध्यान, उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। विचारित ध्यान विचार करके किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना वैचारिक ध्यान कहलाता है। अवैचारिक ध्यान, बिना विचार किए किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना अवैचारिक ध्यान कहलाता है। तो इस प्रकार आपने ऐच्छिक ध्यान को पढ़ा। अब देखते हैं अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान को समझते हैं। जन्मजात रुचियों पर आधारित ध्यान को अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। इसके अंतर्गत सहज ध्यान, यह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यह किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। बाध्य ध्यान, इस प्रकार के ध्यान में बाध्यता प्रमुख होती है। इस प्रकार का ध्यान होता है उसमें बाध्यता प्रमुख होती है। तो इस प्रकार आपने ध्यान के प्रकार देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बालक का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। बालक का ध्यान केंद्रित करने के क्या क्या उपाय हैं कि शांत वातावरण होना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बालक में रुचियों को उत्पन्न करना चाहिए, बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए। तो इन सब से आप बालकों के ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। जब तक उसकी जिज्ञासा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, शांत वातावरण नहीं होगा, सहायक सामग्री सही नहीं होगी, तब तक उसे क्या है, वह ध्यान नहीं लगा पाएगा पढ़ाई में। तो बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको रुचि, जिज्ञासा और उसके जो पूर्व ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे उसका ध्यान केंद्रित होगा। तो इस प्रकार आपने बालक का ध्यान केंद्रित करने के उपाय देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ध्यान या जिसे हम अवधान कहते हैं को प्रभावित करने वाले कारक।
तो इसमें दो प्रकार के कारक होते हैं। तो ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, तो आंतरिक कारक कौन से हैं? रुचि है, ज्ञान है, लक्ष्य है, जिज्ञासा है, वंशानुक्रम है और आवश्यकता। ये आपके ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। एक आपके में प्रश्न पूछा जाता है कि ध्यान व रुचि का संबंध बताइए। तो आप देख लें, किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है जिसमें उसकी रुचि होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ध्यान रुचि पर आधारित होता है, यानी ध्यान और रुचि का आपस में संबंध होता है। अगर किसी विषय में आपकी रुचि है तो आप उस पर ध्यान लगाएंगे, अगर जिसमें रुचि नहीं है तो उस विषय को आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए रुचि और ध्यान का आपस में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम आपको कारक पढ़ा रहे थे, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक बताए, अब बाह्य कारक बताते हैं। गति है, अवधि है, स्थिति है, आकार है, स्वरूप है। जैसे आकार देखते हैं, आकार से समझते हैं तो आप समझ जाएंगे, इसके अंतर्गत भी आप लिख सकते हैं बनाकर। जैसे आप अपने घर जाते हैं तो आपके पड़ोस में अगर आप कुछ समय बाद जाएं और आप देखें कि कुछ पहले एक मंजिल की बिल्डिंग थी, अगर वो 3 मंजिल की बिल्डिंग बना दे तो आपका ध्यान क्या है, उधर जरूर जाएगा। तो इस प्रकार गति पर भी जाता है कि अगर कोई समान गति किसी की है, कोई मान लो कोई वाहन की मान लेते हैं, कोई समान गति से चल रहा है और सभी लगभग समान गति से एक एवरेज गति से चलते हैं, वह या तो बहुत तेज चलाए तो आपका ध्यान उस तरफ जरूर जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके अंतर्गत अगर पूछा जाए कि प्रत्येक के बारे में भी लिखिए तो आप लिख सकते हैं, ये ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रुचि। रुचि को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि शब्द को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द इंटरेसिस से हुई है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु से हमें रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तुओं से महत्वपूर्ण एवं हमें उससे लगाव होता है। तो इस प्रकार आपने देखा रुचि, रुचि का अर्थ जो था क्या था, लगाव होना या महत्वपूर्ण होना। नेक्स्ट देखते हैं रुचि की परिभाषा। क्रो एवं क्रो के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा बताई है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि क्या है? एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रुचि के प्रकार। रुचि के प्रकार, रुचि के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। जो रुचि बालक में जन्म से पाई जाती है उसे जन्मजात रुचि कहते हैं। जैसे खाने पीने में रुचि, संग्रह में रुचि यानी वस्तुओं को इकट्ठा करने में रुचि। अर्जित रुचि, जो रुचि बालक अर्जित करता है उसे अर्जित रुचि कहते हैं। जैसे अभिनय में रुचि, गाना गाने में रुचि, ये सभी क्या हैं? अर्जित रुचि हैं। इस प्रकार आपने रुचि को समझा, रुचि के प्रकार को समझा। नेक्स्ट देखते हैं रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो रुचि को प्रभावित करते हैं? ध्यान केंद्रित न होना, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार, विद्यालय का कठोर वातावरण या कठोर अनुशासन, परिवार की आर्थिक दशा, जो आर्थिक स्थिति या दशा। तो ये सब क्या है? रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
तो इस प्रकार आपने समझा। हमारी कोशिश यह रहती है कि शब्दों का अर्थ आपको समझाया जाए, इतना एक्सप्लेन न किया जाए कि आप उसको लिख भी ना पाओ। एक्सप्लेन करने की कोई एक सीमा होती है। यदि आपको किसी भी विषय को डिटेल से ही पढ़ना है तो आप कमेंट कर देना, हम उसकी इतनी डिटेल से वीडियो बना देंगे आप खुद नहीं देख पाओगे। तो पहले आप क्या है डीएलएड में पास हो जाओ, और हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं वो हमारे एक दो पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं कि आपके पेपर एक दिन में 3 होंगे और आपको रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, तो इससे अच्छा यह है कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लें, तो उससे वहाँ आपको दिमाग में याद तो आ जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा है, तो उससे आप बनाकर भी कुछ लिख सकते हो। तो हमारा मकसद यही रहता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए जिससे नंबर भी अच्छे आएँ। जो हमसे पढ़ रहा है तो ये समझिए कि 90 प्लस तो आएंगे ही, यानी 95% के आसपास नंबर आएंगे जो हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप पढ़ते रहोगे तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्मृति। स्मृति को जो अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। तो स्मृति का जो अर्थ है अगर शॉर्ट में समझा जाए तो उसे कहेंगे याद रखना। स्मृति का क्या अर्थ है? याद रखना। अब समझते हैं, जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जैसे जो बात पहले सीखी जा चुकी है या जो तथ्य पहले सीखी जा चुके हैं उसे याद रखना या स्मरण रखना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। तो स्मृति का आशय, स्मृति का अर्थ, स्मृति क्या तात्पर्य है, ये आप लिख सकते हैं। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना या उसे स्मरण रखना स्मृति है। नेक्स्ट देखते हैं परिभाषाएं। स्टाउट के अनुसार, स्टाउट ने क्या बताया है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति किसने बताया? स्टाउट ने बताया। वुडवर्थ ने क्या बताया? ये डेफिनेशन है आपके में पूछी गई हैं, जो वुडवर्थ के द्वारा हैं, ये 3 डेफिनेशन है और आपके पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए हमने इन्हें लिखा है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। और क्या बताया वुडवर्थ ने? एक डेफिनेशन और दी कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। एक और डेफिनेशन है वुडवर्थ की, जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। तो इस डेफिनेशन में है पहले सीखा जा चुका है और इसमें है भूतकाल में सीखा जा चुका है, तो खास अंतर नहीं है। तो आप पहचान सकते हैं ये डेफिनेशन वुडवर्थ की हैं और ये दोनों डेफिनेशन आपके पेपर में विकल्प में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मृति के प्रकार। यह आपके पेपर में पूछा गया है, स्मृति के प्रकार लिखिए। तो इस प्रकार स्मृति के निम्न प्रकार होते हैं। स्थायी स्मृति, इस स्मृति में याद की हुई बात या तथ्य को अधिक समय तक याद रखते हैं। स्थायी है तो अधिक समय तक याद रखेंगे। अस्थायी स्मृति, इस स्मृति में याद की हुई बात या तथ्य को कुछ समय तक याद रखते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, और इसे स्थायी लंबे समय तक याद रखते हैं। सक्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्मरण हो जाती है तो ऐसी स्मृति सक्रिय स्मृति कहलाती है। निष्क्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्मरण नहीं होती है उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार आपने स्थायी स्मृति, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति देखा। नेक्स्ट देखते हैं तार्किक स्मृति। इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क व चिंतन होता है। तार्किक स्मृति में क्या क्या है? इस प्रकार की स्मृति का जो आधार है वह तर्क व चिंतन होता है। शुद्ध स्मृति,
जिस क्रिया द्वारा व्यवस्थित ढंग से ज्ञान सीखा जाता है उसे शुद्ध स्मृति कहते हैं। रटंत स्मृति, रटंत स्मृति में देखते हैं जो तथ्य रटकर याद किए जाते हैं, जो तथ्य रटकर याद किए जाते हैं वह रटंत स्मृति कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप स्मृति के प्रकार लिख सकते हैं, इनमें से कोई 4 लिख देंगे, काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्मृति के अंग, स्मृति के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं। आपके में प्रश्न पूछा गया था, किसी भी प्रकार से पूछा जाए स्मृति के अंग या स्मृति के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं, आपके में प्रश्न पूछा गया था स्मृति के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं लिखिए। तो कौन कौन सी हैं, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार विकल्प में और एक बार आपसे पूछा ही गया है 1 नंबर में। तो सीखना या फिर लिख सकते हैं अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, यानी सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। और विकल्प में आपके दिया था अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, और एक और विकल्प दिया था, तो आप बता सकते हैं कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्मृति को प्रभावित कौन कौन कर सकता है? रुचि, अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप उस तथ्य को भूल जाओगे जल्दी। प्रेरणा, वातावरण, अधिगम सामग्री, ये सभी क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रकार आपने स्मृति को देखा। नेक्स्ट देखते हैं विस्मृति। क्या देखते हैं दोस्तों? विस्मृति, जो विस्मृति है उसे हम एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं भूलना, किसी तथ्य को भूल जाना, विस्मृति। देखते हैं दोस्तों, जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे पुनः याद रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मृति कहलाती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन है आपके पेपर में पूछी गई हैं कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति। और ये भी डेफिनेशन पूछी गई है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व की धारण या फिर याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे विस्मृति कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा तीनों ही में एक शब्द कॉमन है, पुनः स्मरण। पुनः स्मरण रखने में असफलता और पुनः स्मरण रखने में असमर्थ, एक ही बात है। तो इससे आप पहचान सकते हैं यह विस्मृति है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परिभाषाएं विस्मृति की। मन के अनुसार देखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की जो असफलता है उसे विस्मृति कहते हैं। यह आपके मन ने बताया है। फ्राइड ने क्या बताया है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। एक प्रकार से जो विस्मृति है वह व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी पल आते हैं जीवन में जिन्हें हमें भूलना पड़ता है, क्योंकि दुखद पल होते हैं तो उन्हें भूलना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो दिमाग है वो सही से कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए विस्मृति भी जरूरी है। देखते हैं दोस्तों विस्मृति के प्रकार। विस्मृति के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। जब कोई तथ्य या घटना बालक जल्दी भूल जाता है उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं, और जब कोई तथ्य या घटना बालक देरी से भूल जाता है या देरी से भूलता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार आपने विस्मृति के प्रकार देखे, और आपके में प्रश्न पूछा गया था कि विस्मृति के क्या कारण हैं। तो विस्मृति के आप कारण लिख सकते हैं, किस वजह से आप भूल रहे हैं। मानसिक रोग हो सकता है, सीखने की दोषपूर्ण विधि हो सकती है,
विषय का स्वरूप हो सकता है, रुचि, ध्यान एवं इच्छा का अभाव हो सकता है, सीखने की कमी हो सकती है और मानसिक आघात या दिमाग पर कोई चोट लगने से। तो इस प्रकार विस्मृति के जो कारण थे या भूलने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विस्मृति कम करने के उपाय, यानी भूलने के। कोई किसी तथ्य को आप भूल रहे हैं तो उसको कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। मानसिक रोग का इलाज कराया जाए। मेन मकसद यह है कि जिस कारण से आप भूल रहे हैं उस कारण का उपाय या इलाज करा दिया जाए। सीखने की सही विधि का प्रयोग करना चाहिए। विषय का स्वरूप सरल होना चाहिए। रुचि, ध्यान एवं इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने विस्मृति को देखा। अब एक बार फास्ट फास्ट रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, हमें याद भी करना है। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाए। अवप्रेरणा वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे अवप्रेरणा कहते हैं। तो आपने अवप्रेरणा को पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान। ध्यान क्या है? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। तो ये क्या था? ध्यान था। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आपकी रुचि। रुचि देखते हैं। रुचि देखते हैं, जिस वस्तु में, या फिर हम डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं। अगर नाम ना दें, अगर लिखा है कि अर्थ बताइए, अभिप्राय बताइए, तो हम किसी का नाम ना दे के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वो भी रुचि के अर्थ या अभिप्राय से होगा। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आप अर्थ में भी लिख सकते हैं। किसी का नाम ना देकर डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं। ये नाम ना देकर, अगर किसी का नाम देंगे मनोवैज्ञानिक का, तो परिभाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने रुचि को देखा। स्मृति, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना या स्मरण रखना स्मृति, और जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखने या स्मरण रखने की जो असफलता होती है उसे विस्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार आपने एक लंबे से टॉपिक को हमने बनाया था, उसे भी आपने सरल तरीके से समझा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। थैंक यू दोस्तों।